हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग जो है सोल्यूशन के लास्ट पार्ट में पहुंचे हैं, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और वांट हाफ फैक्टर। ठीक है ना। तो जो है प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ नोट्स बनाएंगे तभी ये समझ में आएगा। आप ऐसे सोचेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इन सब चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आप पेन और नोटबुक साथ लेके पढ़ाई करो तो नो डाउट सारी चीजें आपको कैचअप होंगी और नोट्स बनाते रहिए। जब भी आपको कुछ लिखना हो वीडियो को पॉज करिए, लिखते रहिए साथ साथ में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में देखो मैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पहुंचा था और आपको वहां से डेफिनेशन बताई थी, तो थोड़ा सा रिवाइज मान के सीधा वांट हाफ फैक्टर पे आता हूं मैं। तो मैंने बोला था, याद करो कि क्वालिटेटिव जो वर्ड है इसलिए देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, को प्लस लिगेयर। ठीक है ना। और आपको इसकी मीनिंग बताई थी, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। ठीक ना। इसका मीनिंग आपको बताया था, ठीक ना, कि को मतलब क्या है और लिगेयर मतलब क्या है। को मतलब क्या था याद करो, टुगेदर, और लिगेयर मतलब क्या था, टू बाइंड। मतलब हमें क्या करना है कि कोई भी जो है सोल्यूशन की प्रॉपर्टी को किसी के साथ में, ठीक ना, और किसी से जोड़कर ये प्रॉपर्टीज हम लोग बताएंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो मतलब ये बोला गया था कि जो आपका सोल्यूशन है, और तुमको मैंने ये भी बोला था याद करो कि फॉर लिक्विड सोल्यूशन ओनली, है ना। आपको मैंने ये भी बोला था कि जो भी है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, लिक्विड सोल्यूशन के लिए, फॉर लिक्विड सोल्यूशन ओनली। ठीक है ना। तो अच्छे से याद रखो, मैंने डेफिनेशन बताई थी, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, पूरा नहीं लिखूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना। जो कि आपका क्या होता है, सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन। ठीक है ना। तो आपको मैंने बोला था कि ऐसी सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन की प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नॉट नेचर ऑफ सोल्यूट, आर कॉल्ड एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, नॉट नेचर ऑफ सोल्यूट, नॉट नेचर ऑफ सोल्यूट आर कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। डेफिनेशन पिछले क्लास में हो गई थी। फिर एक चीज और मैंने आपको बताया था कि जो है जो आपका नेचर मैंने नहीं लिखा है ना, नेचर पे तो डिपेंड करता नहीं, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। 4 टाइप की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है और वो चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इनको हमें स्टडी करना है। लेकिन इनको स्टडी करने से पहले देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप कोई ऐसा सोल्यूट ले लो, ठीक है ना, और सोल्यूट जो है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप किसी भी सॉल्वेंट, मान लो हमने वाटर ले लिया, सोल्यूशन तो लिक्विड ही बनाना है, तो हमने मान लो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लेके और आप NaCl जो है, जैसे मान लो NaCl लिया और हमने वाटर में मिला दिया। इलेक्ट्रोलाइट्स, मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट सब जानते हैं यानी इक्विलिब्रियम में ऐसे सब्सटेंसेस जो, ठीक ना, एक्वस मीडियम में या जो है अच्छे से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट में मिलाओ तो वो जो सब्सटेंस होता है आयन से ब्रेक हो जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आयन से ब्रेक नहीं होता जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस आप एक्वस में यानी लिक्विड में मिलाते हैं तो वो मॉलिक्यूल या तो एसोसिएट होता है या तो डिसोसिएट होता है। ठीक है ना। तो जो मॉलिक्यूल डिसोसिएशन होता है, जिस मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है, वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये बात भी आप ध्यान रखे रहना कि जैसे ही कोई भी आपका सोल्यूट आप सॉल्वेंट लिक्विड में मिलाइए और हो क्या कि वो मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन और एसोसिएशन होना शुरू हो जाए, तो वांट हाफ फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। तो ये अच्छे से आप याद रखे रहिएगा। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट अगर आप सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जो भी हैं वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ना तो डिसोसिएट होगा और ना तो एसोसिएट होगा, तो होगा क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं। तो ये बात मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो, अब हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को एक फैक्टर और इफेक्ट करता है। ठीक है ना। यानी वैसे लिख स्टार बना के उसके आगे आप नोट करिएगा कल वाले लेक्चर के बाद से, सीपी ऑल्सो डिपेंड्स। ठीक है ना। ये जो आपका सीपी है ये जो है ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना, जो है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक ना। जो भी आप मिला रहे हैं सोल्यूट में उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे भी ऑफ
सोल्यूट मॉलिक्यूल, इन दोनों पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। जो भी मॉलिक्यूल जो भी आप सोल्यूट से मिलाएंगे उसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो भी हो रहा है उस पर भी ये डिपेंड करता है। यानी मैं दैट इज करके ऐसे लिख सकता हूँ कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना ये आपका 1/2 फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब दैट इज करके ऐसे लिख देता हूं मैं, ये जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन बताने वाला फैक्टर है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1/2 फैक्टर। तो दैट इज करके हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जो आपका 1/2 फैक्टर है दैट इज 1/2 फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 1/2 फैक्टर, ठीक ना, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका भी बहुत अच्छा रोल है इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो अब अपने को मैं पिछली क्लास में बोला था क्या पढ़ना है 1/2 फैक्टर, ठीक है ना। तो अब मैं हेडिंग बनाता हूं और 1/2 फैक्टर आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये सिखाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मेंस में, ठीक ना, इससे न्यूमेरिकल आए करते हैं और एडवांस में इसके एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल बना करता है, ठीक है ना। और आपकी स्कूल एग्जाम में भी 1/2 फैक्टर कैलकुलेट करने की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। एकदम आसान सा है, देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अगर मैं बोलूं कि भाई 1/2 फैक्टर होता क्या है, ठीक ना। तो 1/2 फैक्टर, 1/2 फैक्टर, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं, देखना ध्यान से। इसको हम लोग आई से लिखते हैं, स्मॉल आई से। कैसे लिखते हैं? स्मॉल आई से। तो अब देखना ध्यान से, पहली बात ये याद रखिए कि अगर आपके पास फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1/2 फैक्टर अगर मान लो हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखना हो, ठीक है। पहले ये देखना सिंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी तुम्हारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दोनों की कहानी पहले आप अच्छे से देख लीजिए। फॉर इलेक्ट्रोलाइट और फिर दूसरा क्या हो गया तुम्हारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। तो 1/2 फैक्टर जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है, जब सॉल्वेंट में आप मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो जाता है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसको आप सॉल्वेंट में मिलाइए ना तो डिसोसिएशन ना तो एसोसिएशन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब एसोसिएशन होता है तो एसोसिएशन मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बन जाना, और डिसोसिएशन मतलब क्या होता है कि बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाना। तो जो आपका 1/2 फैक्टर है इसको हम लोग कैसे कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं, कई सारे केसेस में आपको सिखाता हूं और सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए पहला केस हम लोग बात करते हैं 1/2 फैक्टर कैलकुलेट करने का, और वो है तुम्हारा अगर तुम्हारा जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, ठीक है ना। पहला केस देखना ध्यान से, 1/2 फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। केस नंबर 1, ठीक है ना, इफ सोल्यूट मॉलिक्यूल जो भी आपका सोल्यूट है, इफ सोल्यूट मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोसिएटेड, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, जो भी है तुम्हारा कंप्लीटली डिसोसिएटेड जो भी रहेगा, ठीक ना। अब इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी डिसोसिएट होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, डिसोसिएटेड इनटू आयंस, ठीक है ना। तो जब भी आपका सोल्यूट ऐसा हो कि आप सॉल्वेंट में मिलाइए और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस में, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहना। तो होता क्या है कि जैसे मान लो हमने यूज कर लिया कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो मान लो सोल्यूट AXBY है, ठीक ना। जैसे इसको आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, यानी एक बार जैसे ही आपने किया तो ये देखो आयंस में ब्रेक हो गया। अब देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पहले लिखते हैं, तो A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना देखो A की वैलेंसी B के साथ में है तो कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया +Y, ठीक ना। फिर देखो ध्यान से B के ऊपर क्या निगेटिव चार्ज, कितना निगेटिव चार्ज, B की वैलेंसी A के साथ में कितना हो गया -X। अब देखो A के नंबर कितने हैं X के बराबर और B के नंबर किसके बराबर हैं Y के बराबर। तो ये हो गया आपका, मतलब जब सोल्यूट आपने मिलाया एक्वस में तो ये आपको आयंस मिल गए एक्वस में। अब हमें बताना है कि इसका 1/2 फैक्टर कितना होगा। तो 1/2 फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, सॉरी, ठीक है, 1/2 फैक्टर का फॉर्मूला निकालने के ये होता है कि आपका कितना नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना, कितना नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का आफ्टर डिसोसिएशन है और कितना आपने इनिशियल लिया था, ठीक ना। आफ्टर डिसोसिएशन कितना कंसंट्रेशन है, बिफोर डिसोसिएशन कितना कंसंट्रेशन है, या नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल टेकन, ठीक है ना। तो 1/2 फैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखे रहना। 1/2 फैक्टर ऐसे निकालते हैं, या यहीं चाहो लिख दो चाहे यहाँ लिख दो। क्या होता है अगर मान लो हम मोल के लिए निकाले तो क्या होता है फाइनल मोल, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, ठीक है, इनिशियल मोल,
इनिशियल मोल, सिंपल सा याद रखो, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। या देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, फाइनल मोल मतलब क्या हो गया, मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। सिंपल सा अगला फार्मूला देखो, मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, मोल टेकन, जो भी आपको मोल है, ठीक ना, मोल टेकन, इनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना, आपका वन हाफ फैक्टर। अब देखना ध्यान से, मोल के लिए ये फार्मूला है, कंसंट्रेशन अगर बोलूं मैं तो क्या हो जाएगा, देखो फाइनल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, कंसंट्रेशन आफ्टर, ठीक ना, डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन या ऑब्लिक करके एसोसिएशन, ठीक ना, और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो जाएगा, जो भी आपका सॉल्यूशन है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन। ये ढेर सारा फार्मूला है, फिलहाल हमें इन किसी एक फार्मूले से लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो हमें क्या करना है, इसका वन हाफ फैक्टर बताना है। तो अपने मन से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक ना, लेट इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन इस वाले का, ठीक ना, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि चलो भाई इसका इनिशियल मोल या कंसंट्रेशन जो भी आप लिखो, इसका इनिशियल मोल हम लोग मान लेते हैं A के बराबर है। तो इनिशियली कोई डिसोसिएशन नहीं होता, इसका मोल 0, इसका मोल 0, या कंसंट्रेशन मान लो इसका कंसंट्रेशन C है, तो इनिशियल ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा। अब देखो ध्यान से, ठीक ना, अब हम लोग लिखते हैं कि फाइनल मोल इसका कितना होगा या फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा। तो आपने क्या पढ़ा, देखो सोल्यूट मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोसिएट, यानी जितना तुमने लिया है रिएक्टेंट ये पूरा डिकम्पोज हो जाता है, यानी घट के कितना हो गया, जितना था सब टूट गया, तो A - A = 0। अब अगर देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेनी पड़ती। याद करिए सब, आयनिक इक्विलिब्रियम सब कुछ देख रखा है आपने, केमिकल इक्विलिब्रियम में देख रखा है, ठीक है ना। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, तो जब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है तो अल्फा की वैल्यू 1 होती नहीं है, इसलिए हम लोग वहां देखो याद है ना, तो A - A = कितना हो गया, यहाँ पे 0। अब देखो ये कितना बना, तो देखो यहाँ से जितना यहाँ से सब्ट्रैक्ट होता है इसी चीज को हमें ध्यान में रख के रहना है बस, ठीक है ना। तो अब देखो 1 मोल से कितना मिल रहा है, ये x मोल, यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, तो 1 मोल से कितना मिल रहा है x मोल, तो A मोल से कितना मिलेगा बोलो, ये AX मोल। फिर देखो ध्यान से 1 मोल से कितना मिल रहा है y मोल, तो A मोल से कितना मिलेगा, ये तुम्हारा AY। तो ये हो गए तुम्हारे इस कंटेनर में फाइनल मोल कितने हैं। तो अगर मुझे डिसोसिएशन के लिए अगर सोल्यूट मॉलिक्यूल कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, ठीक है ना, आपका एक्वस मीडियम या गिवन सॉल्वेंट में, तो बताइए जरा वन हाफ फैक्टर कितना होगा। तो फाइनल मोल देखो, फाइनल मोल में रिएक्टेंट का मोल कितना है 0, ठीक ना, दूसरा जो प्रोडक्ट है पहला प्रोडक्ट उसका कितना है मोल AX, और जो दूसरा आपका प्रोडक्ट है उसका मोल कितना है देखो AY, और जो आपने मोल लिया है इनिशियल वो किसके बराबर है, A के बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो वन का फैक्टर क्या हो गया, देखो x + y। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये है वन का फैक्टर निकालने का तरीका ऐसे सॉल्यूट के लिए जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है इन गिवन सॉल्वेंट में, कंप्लीट डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन द गिवन सॉल्वेंट। उसके लिए वन का फैक्टर क्या होता है x + y, where x is the stoichiometry of cation and y is the stoichiometry of anion। बस क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, यानी वो कंप्लीट डिसोसिएट होना चाहिए। जैसे देखो मैं इसके एग्जांपल में लिख दूं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि जरा वन हाफ फैक्टर बताइए NaCl का कितना हो जाएगा, तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, NaCl का वन हाफ फैक्टर कैसे बताएंगे, देखो NaCl है, जैसे ही तुम एक्वस करोगे तो जरा इसका केटायन एनायन बना लो Na+ और क्या हो गया Cl- बोलिए इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी, अब x क्या है केटायन की स्टोइकियोमेट्री, y क्या है एनायन की स्टोइकियोमेट्री, दोनों क्या है 1 1, तो वन हाफ फैक्टर कितना हो गया 2 के बराबर। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, और चाहे तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। मान लो मैंने इनिशियल मोल इसका ऐसे ही मान लिया कि इसका इनिशियल 2 मोल है, क्वेश्चन ऐसे दे दें, ठीक है ना, या एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दूं, इफ जो है इफ 2 मोल ऑफ NaCl डिसॉल्व इन जो है वाटर देन कैलकुलेट वन हाफ फैक्टर। तो 2 मोल NaCl लिया तो 2 मोल से ये कितना बन गया, क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है ना। तो NaCl का आप देखिए तो वन हाफ फैक्टर कितना हो गया 2 के बराबर, ठीक है। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं इसी पे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। मैं बोलूं तुमसे
2 मोल ऑफ NaCl डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वन हाफ फैक्टर। ठीक है ना, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ दूं कि बताइए जरा, अगर 2 मोल NaCl डिसॉल्व कर दूं, क्वेश्चन के फॉर्म में देखना, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास कि 2 मोल NaCl जो है, ठीक ना, ये डिसॉल्व होता है वाटर में, तो वन हाफ फैक्टर बताइए कितना होगा। ठीक ना, जो 2 मोल NaCl डिसॉल्व इन, सिंपल सा क्वेश्चन है, वाटर, और आपको बताना है वन हाफ फैक्टर कितना होगा। ठीक है ना, एकदम आसान सा है, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले क्या करिए, NaCl आपको दे रखा है, ठीक ना, इसको पहले एक्वस करके ब्रेक करिए, तो ये क्या हो गया, देखो Na प्लस प्लस क्या हो गया, Cl माइनस। अब देखना ध्यान से, इसका इनिशियल मोल कितना दे रखा है, 2, इनिशियल ये टूटेगा नहीं, सब कुछ क्या रहेगा 0, सब कुछ क्या रहेगा 0। अब अगर मुझे फाइनल मोल लिखना है, ठीक ना, तो फाइनल मोल देखो ध्यान से, अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो गया, तो 2 - 2 कितना हो गया 0। जो यहाँ निकल रहा है इसको हाईलाइट करना, मैं कई बार बोला, 1 मोल से कितना मोल, 1 मोल, तो 2 मोल से कितना मोल मिलेगा, ये 2 मोल। फिर देखो 1 मोल से कितना मिला Cl, 1 मोल, तो 2 मोल से कितना मिल जाएगा, ये 2 मोल। अब मुझे क्या बताना था, देखो वन हाफ फैक्टर, वन हाफ फैक्टर क्या होता है, फाइनल मोल, ये देखो मोल फाइनल डिवाइडेड बाय मोल इनिशियल, तो फाइनल मोल रिएक्टेंट का 0, प्रोडक्ट का 2, दूसरे वाले प्रोडक्ट का 2, इनिशियल मोल कितना 2, सॉल्व कर लो, देखो 4/2 कितना आ गया 2, और देखो मैंने यहाँ पहले ही दिया था। बात समझे, तो कोई भी कंपाउंड इस टाइप से है, तुमसे और पूछे दूसरा, ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। मान लो मैं तुमसे बोलूं वन हाफ फैक्टर, जरा आप बताइए MgCl2 का कितना होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का वन हाफ फैक्टर कितना होगा। तो क्या करना है, देखो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है MgCl2, जैसे तुमने एक्वस किया तो अब देखो क्या होगा, ये केटायन और एनायन में ब्रेक हो जाएगा, Mg+2 Cl-, कितने क्लोरीन है, देखो 2 क्लोरीन है ना, Mg का एक ही नंबर है, वैलेंसी होने से सब फिट हो गई, ये सब एक्वस में है, ये सब एक्वस में। वन हाफ फैक्टर क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री का सम केटायन और एनायन का, स्टोइकियोमेट्री केटायन 1 है और एनायन की कितनी है 2, वन हाफ फैक्टर कितना हो जाएगा 3। बात समझ आ गई ना, तो ये है तुम्हारा वन हाफ फैक्टर निकालने का तरीका। कोई भी सब्सटेंस जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, या ऐसे आप समझ लो जो भी सब्सटेंस एक्वस मीडियम में कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, उसका वन हाफ फैक्टर क्या होता है, x+y। ठीक है ना, पहले मैं एक आपको इस तरह फार्मूले से करके दिखा दे रहा हूं, बाकी अभी लास्ट में मैं एक जनरल फार्मूला लिखूंगा और उसी से हम लोग मिलकर फटाफट सॉल्व कर लिया करते हैं। तो आई होप वन हाफ फैक्टर का पहला केस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं वन हाफ फैक्टर के नेक्स्ट केस में। ठीक ना, तो अगर कोई मॉलिक्यूल कंप्लीट डिसोसिएट ना हो बल्कि पार्शियल डिसोसिएशन होना शुरू हो जाए, तब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकंड को हम लोग लिखते हैं वन हाफ फैक्टर निकालने का, इफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, जो भी आपके पास सोल्यूट है, तो आप ऑब्वियस ही बात है भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है ना, तो इफ solute molecule are not completely dissociated, molecule are not completely dissociated in their aqueous medium, not dissociated, ठीक ना, in एक्वस मीडियम वाटर हमेशा लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का 81। कई बार हम लोग बोल चुके, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर कितना होता है 81, इसकी वैल्यू भी आप याद रख लीजिएगा। तो ऐसा सोल्यूट जो क्या हो, ऐसा मॉलिक्यूल सोल्यूट का जो नॉट कंप्लीट डिसोसिएटेड इन देयर एक्वस मीडियम, या ऐसे बोलेंगे इफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, ठीक ना, पार्शियली डिसोसिएटेड इन एक्वस मीडियम या डिसोसिएटेड इन लिमिटेड अमाउंट, सब कुछ याद रखे रहिए। चाहे यहाँ बोले नॉट कंप्लीटेड और तुमसे बोले पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक ना, सब कुछ याद रखे रहना। आपसे बोलेगा पार्शियली डिसोसिएटेड, ठीक ना, या आपसे बोलेगा डिसोसिएटेड इन लिमिटेड अमाउंट, कुछ भी आपसे बोलेगा, तो इसका तीनों का मतलब डिसोसिएटेड इन लिमिटेड अमाउंट, ठीक ना, लिमिटेड डिसोसिएशन, कुछ भी आपसे बोलेगा, ये सब की मीनिंग एक ही होती है। तो हमें अगर वन हाफ फैक्टर बताना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है ना, तो हमारे पास देखो, हमने मान लिया कि अपने पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ भी अपने मन से बना लो जो भी आपको अच्छा लगे। मान लो हमने बोल लिया कि अपने पास इलेक्ट्रोलाइट है Am और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है Bn, तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है एक्वस में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका केटायन आयन बना लें, एक ही वैलेंसी इसके साथ में प्लस n,
और ये देखो B की वैलेंसी इसके साथ में है, ये कितना हो गया -m। अब देखो A के नंबर कितने हैं m के बराबर, तो यहाँ स्टोइकियोमेट्री कितनी हो गई m, B के नंबर है n के बराबर, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी हो गई n। अब देखना ध्यान से हम लोग क्या करते हैं भाई, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी है या इनिशियल मोल कितना है ये हम लोग लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनिशियल मोल तो चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल मोल इसका हम लोग मान लेते हैं A मोल, तो इनिशियल कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, ये 0 0। अब देखो नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो हमें क्या एज्यूम करेगा, एज्यूम करना पड़ेगा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो लेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा। तो अब देखना ध्यान से हमें क्या लिखना है, फाइनल मोल, ठीक है ना। तो अब देखो एक मोल से कितना निकल रहा अल्फा, तो A मोल से कितना निकलेगा A अल्फा, तो यानी यहाँ पे जो फाइनल मोल है A माइनस कितना निकलेगा यहाँ से A अल्फा। अच्छे से इसको याद रखिएगा, जो यहाँ से बाहर निकल रहा है इसको हाईलाइट कर लेना है। अब स्टोइकियोमेट्री लगानी है, 1 मोल से कितना मिल रहा है m मोल A प्लस n, तो A माइनस अल्फा से कितना मिलेगा, बोलो m इंटू A अल्फा। क्लियर हो रहा है ना, 1 मोल से कितना मोल मिल रहा है n मोल, तो A अल्फा मोल से ये कितना मिलेगा, बोलो n इंटू A अल्फा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से आपने इसको सीखा होगा। अब देखते हैं हम लोग वान हाफ फैक्टर। तो वान हाफ फैक्टर क्या है भाई, फाइनल मोल यानी मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय मोल टेकन। तो अब देखो फाइनल मोल कितना है, रिएक्टेंट के मोल देखो कितने हैं A माइनस A अल्फा, प्रोडक्ट के मोल देखिए तो क्या है Ma अल्फा और प्लस क्या है देखो Na अल्फा, और पूरे का डिवीजन देखो मोल टेकन। तो मोल कितना आपने लिया इनिशियल देखो 1 मोल। खूब अच्छे से ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको सॉल्व किया जाए। तो अब देखना I की वैल्यू यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लें, तो I की वैल्यू देखो कितनी हो गई, बोलिए यहाँ पे A तो कॉमन हो गया हर जगह, तो A अगर कॉमन हो गया तो देखो क्या हो गया 1 माइनस अल्फा, ठीक ना, प्लस देखो ध्यान से यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा m अल्फा, और ये देखो प्लस क्या हो गया तुम्हारा n अल्फा, ठीक है ना। और थोड़ा इसको इक्वेट कर लिया जाए, मान लो तुमसे पूछ ले कि जरा आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा पहले ही इसको थोड़ा ऐसा कर दिया जाए, देखो क्या I माइनस 1 कर दिया जाए, तो अब ये देखो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, और ये क्या हो गया प्लस m अल्फा, और ये क्या हो गया देखो n अल्फा, ठीक ना। अच्छा नहीं लग रहा माइनस पहले ही, इसको हम लोग बाद में कर देते हैं। तो अगर हम लोग अल्फा कॉमन ले लें तो ये देखो क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1, अल्फा मैंने कॉमन ले लिया इधर से, और इधर से क्या हो गया देखो I माइनस 1, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से अल्फा की जो वैल्यू है, ठीक ना, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई है, ध्यान से देखो I माइनस 1 और डिवाइडेड बाई बोलो क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1। ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फार्मूला इन टर्म ऑफ वान हाफ फैक्टर, ठीक है ना। और आप देखो अगर वान हाफ फैक्टर पूछे तो ये भी आपने बहुत अच्छे से यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। इसको थोड़ा और अगर सॉल्व कर लूं मैं, तो अब देखना I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है ना। अगर देखो माइनस को बाद में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 के बराबर। तो वान हाफ फैक्टर का ये फार्मूला ये भी है, जब आपका मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है I माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस 1, ठीक है ना। और वान हाफ फैक्टर I क्या हो जाता है 1 प्लस अल्फा m प्लस n माइनस 1 के बराबर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जैसे देखो मैं तुमसे इसका भी एग्जांपल पूछूं, ठीक ना, कि जरा कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक ना। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, मान लो हमारे पास ऐसा सोल्यूट है जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है। कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होने का मतलब क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं लिमिटेड एक्सटेंट में, तो वहां पे हमें क्या मानना पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो पहले इक्वेशन लिखा, इनिशियल मोल A मान लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लिया, तो 1 मोल से निकल रहा अल्फा तो ऐसे निकलेगा A अल्फा। बाकी सब आप जानते हैं 1 मोल से कितना m मोल, तो A अल्फा से कितना मिलेगा m A अल्फा। 1 मोल से कितना मिल रहा है n मोल, तो A अल्फा से कितना मिलेगा n A अल्फा। वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, वान हाफ फैक्टर आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक ना। अब हम लोग मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग जो है एक एग्जांपल करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप सॉल्व करते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूं कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, कुछ भी अमाउंट ले लेना, उस पर कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देखना इसका एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलूं
कैलकुलेट वांट हाफ फैक्टर फॉर n मोल, ठीक है ना, मान लो मैंने दे दिया n मोल एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक ना। तो इसका मुझे क्या करना है, n जो है आपका वांट हाफ फैक्टर बताना है। तो कुछ नहीं करना है, देखो एसिटिक एसिड यानी CH3COOH ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3CO माइनस और क्या होगा, देखो H प्लस। अब हम लोग इसके इनिशियल मोल की बात करते हैं, इनिशियल मोल n है, ये 0 है, ये 0 है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा। फाइनल मोल लिखते हैं, तो अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एक मोल से कितना निकल रहा, अल्फा, तो n से कितने निकलेगा, n अल्फा, तो n माइनस n अल्फा जो यहाँ निकल रहा है इसको हाईलाइट कर लो। एक मोल से कितना मोल, एक मोल, तो n अल्फा से कितना मिलेगा, n अल्फा। एक मोल से 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल, तो n अल्फा मोल से कितना मिलेगा तुम्हारा, n अल्फा। वांट हाफ फैक्टर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, तो वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, फाइनल मोल डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। फाइनल मोल देखो क्या हो गया, n माइनस n अल्फा, प्लस प्रोडक्ट में देखो ध्यान से n अल्फा, और प्लस प्रोडक्ट में दूसरा वाला देखो n अल्फा, और मोल इनिशियल टेकन कितना हो गया तुम्हारा n। अब देखना ध्यान से n अल्फा एक तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और क्या बचा उसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो अब देखो जो यहाँ बचे हुई चीजें हैं उसको भी लिख लिया जाए। तो अब जो बचे हुए लोग हैं यानी वांट हाफ फैक्टर I इक्वल टू, देखो खूब अच्छे से, तो क्या बचा है तुम्हारा n, ठीक है ना, और प्लस n अल्फा, n प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाई n। n अगर कॉमन ले लो ये देखो क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई n, n से n कैंसिल हो गया। वांट हाफ फैक्टर आप देखो ध्यान से, एसिटिक एसिड का कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा। आई होप यहां तक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वांट हाफ फैक्टर हम लोग दो केस का पढ़ चुके, एक ऐसा जब मॉलिक्यूल आपका कंप्लीट डिसोसिएट होता है, और एक ऐसा जब आपका मॉलिक्यूल पार्शियल डिसोसिएट होता है, ठीक है ना। अब हम लोग अगला केस पढ़ेंगे कि अगर मॉलिक्यूल आपका डिसोसिएट नहीं बल्कि क्या हो जाए उसका एसोसिएशन, उसके केस में कैसे वांट हाफ फैक्टर आता है, इसको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू।